Hello student, this is Dr. Anand. Today we will be discussing about process equipment design and the topic is heat exchanger. जैसे कि हमने पिछले दो लेक्चर में बात किया, पहले लेक्चर में हमने बेसिक की बात की थी और दूसरे लेक्चर में हमने प्रेशर वेसल के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में कि हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, क्या क्या पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं और हम ट्यूब साइड में कौन से फ्लूइड को भेजना है, सेल साइड में कैसे भेजना है, ओवरऑल डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर है क्या। अगर एक्सचेंजर की हम बात करें, इसका मतलब ये कि हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे दे रहे हैं या ले रहे हैं। अब वो ठंडे को आप गर्म कर रहे हो या गर्म को ठंडा कर रहे हो, बात सिर्फ उतने के बीच में है। मतलब आप ऐसा समझो कि आप गर्म से ठंडे को दोगे तो आप कहोगे कि हीटिंग हो रही है, अगर गर्म पानी में से अगर आप हीट निकाल लो तो आप कहोगे कि कूलिंग हो रही है, वो ठंडा कर रहे हैं। तो सिंपली आप ये कह लें कि जहाँ पे भी दो फ्लूइड के बीच में, दो स्टीम्स के बीच में अगर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करा रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सचेंजिंग कर रहे हैं। अब वो एक्सचेंजिंग के बेस पे नाम कैसे है। अगर आप फ्लूइड को सिर्फ ठंडा या गर्म कर रहे हो तो आप कहोगे कि हीटिंग हो रही है या कूलिंग हो रही है, मतलब हीटर या कूलर है। अगर आप वेपराइज कर दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को आप मतलब जो भी उसमें फ्लूइड है आप उसको टोटली वेपराइज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप वेपराइजर का यूज़ कर रहे हैं। और अगर वही चीज़ अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड है, कोई मिक्सचर है, अगर आप चाहते हैं कि वो गाढ़ा हो जाए, ठीक है, अब जैसे टमाटर के सीरे को आप केचप बना दो, अगर आप उस टाइप में अगर जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो आप इवेपरेशन प्रोसेस का आपने यूज़ किया, मतलब वो चीज़ इवेपरेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे हैं। अगर वैसे ही अगर हम बात करें डिस्टिलेशन कॉलम में भी जो आपके नीचे यूज़ होता है वहाँ पे भी आप हैं, वो उसको आप रिबॉयलर कहते हैं, जो आपने मास ट्रांसफर ऑपरेशन में पढ़ा होगा। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कि बेसिक डिज़ाइन थ्योरी हमारे हीट एक्सचेंजर की है क्या। जैसे कि हमने पढ़ा है हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन चैप्टर में भी आपने पढ़ा है और आपने कंडक्शन में भी पढ़ा होगा Q = -KA dt/dx, वो आपने पढ़ा था कंडक्शन के रेस्पेक्ट में। आपने कन्वेक्शन के रेस्पेक्ट में पढ़ा होगा HA ΔT और UA ΔT। तो हीट एक्सचेंजिंग में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा हीट लोड है वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, UA ΔTm से। ठीक है, TM मतलब लॉग, यहाँ पे आपका है जो वो है मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर का आपका मेन मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके पास हीट लोड है, जो आपके पास मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल है, उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना सरफेस एरिया चाहिए। अब वो सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सरफेस एरिया क्या बताएगा कि आपका हीट एक्सचेंजर कितना बड़ा होगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम ये चलेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए हमें U, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि एक यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है 1/U0 = 1/H0 + 1/HOD प्लस DO ln DO/DI डिवाइडेड बाई 2KW प्लस DO/DI इंटू 1/HID इंटू D0/DI इंटू 1/HI। अब यहाँ पे ये है आउटसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यहाँ पे 1/HO है, HO को हम कहते हैं आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये HOD है, HOD मतलब आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बट विद रेस्पेक्ट टू डर्ट फैक्टर। फिर यहाँ पे K जो है ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी आपका मटेरियल आपने यूज़ किया है पाइप में। DO आउटसाइड आया, DI इनसाइड आया। ऐसे ही HI की अगर आप उधर बात करें तो वो आपका हो जाता है हीट इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब ये जितने भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हैं, एक्चुअली ये कैसे हम डिसाइड करते हैं या इनका ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसा, उसका नेचर क्या है। दूसरा डिपेंड करेगा क्या कि आपने जो फ्लूइड यूज़ किया है उसका फ्लो रेट क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। मतलब म्यू चाहिए आपको, विस्कोसिटी चाहिए, डेंसिटी चाहिए, हीट ट्रांसफ़र हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए। आपको हो सकता है आपको वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप कह लो कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की भी आपको ज़रूरत है जो भी लग रही है। दूसरा ये कि फिर आप अरेंजमेंट कैसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि हमारे हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइन में
क्या क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप लगता है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं हीट लोड, ड्यूटी जैसे कह लो आप, वो निकालते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम ये देख लेते हैं कि हमारा फ्लूइड फ्लो रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये हमें अगर पता है या अगर हम जान रहे हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, Q=mCp डेल्टा T से हमने क्या किया, अपना Q निकाल लिया। उसके रेस्पेक्ट में फिर हम क्या करते हैं, जो सेकेंड स्टेप होता है वो है हमारा कि जो भी हमने फ्लूइड लिया है, चाहे अगर दो के बीच में बात हो, अगर सिर्फ वाटर सिस्टम है या अगर कोई और सिस्टम है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जैसे कि विस्कोसिटी, जैसे डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमें ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हम अजम्पशन लेते हैं वो ये कि हम कौन से टाइप को यूज़ करेंगे, और उस टाइप के रेस्पेक्ट में हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कह लो, एक अंदाजे से एक हम यू सेलेक्ट करते हैं। उस यू को सेलेक्ट करने के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट, हम मीन टेम्परेचर निकालते हैं, और मीन टेम्परेचर जो हमारा निकला उसके रेस्पेक्ट में हमने एरिया निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ ये हमारी जो इक्वेशन थी यू ए डेल्टा टी एम वाली। तो हमने यू एज्यूम किया, ए हमने निकाल लिया, डेल्टा टी एम हमने निकाला, तो हमें यहाँ पे क्यू पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब हमें इतना पता चल जाता है तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे एक्सचेंजर का लेआउट कैसा होगा, और उसके रेस्पेक्ट में हम इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब वो आ गया तो इन सब के रेस्पेक्ट में हम अपनी ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में फिर हम यू निकालेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में जब हम यू निकाल लेंगे तो हम कंपेयर करेंगे क्या, कि जो हमने यू एज्यूम किया था, जो हमने पहले माना था कि हमारा यू इतना है, क्या वो सेम है जो अभी आ रहा है यहाँ से। अगर नहीं आ रहा तो हम फिर से नए जो भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अभी आई है उसके रेस्पेक्ट में आप एरिया चूज कीजिए, मतलब आप फिर से स्टेप 4 पे आ गए। अगेन आप आगे बढ़ेंगे और ये करते रहिए तब तक जब तक आपकी ये सारे स्टेप निकल ना जाए, मतलब आप आंसर ना निकाल लें कि आपका जो आपने यू एज्यूम किया उसके रेस्पेक्ट में एरिया, जब एरिया आप निकालेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में आप फिर प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे। अगर वो प्रेशर ड्रॉप अगर आपका रेंज के अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप वापस आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, फिर आप एक वैल्यू चूज करेंगे, या फिर आप हो सकता है आपको जो है टाइप आपने यूज़ किया, हो सकता है उस टाइप में वो चीज़ पॉसिबल ना हो तो आप दूसरे टाइप को यूज़ करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है, फिर ये तब तक करना है आपको जब तक आपकी डिज़ाइन जो है वो ऑप्टिमाइज ना हो जाए, मतलब जब तक आपको सबसे सस्ता सबसे छोटा हीट एक्सचेंजर आपको ना मिल जाए, ये हम तब तक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिस्टम है। अगर हमारे पास कुछ हीट एक्सचेंजर हो, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, तो उसके रेस्पेक्ट में हम यू कितना किसके बीच में क्या ले सकते हैं। अगर वाटर है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 800 से 1500 के बीच में है। ऐसे ही कूलर्स के लिए है, ऐसे ही हीटर्स के लिए है, कंडेंसर्स है, वेपराइजर्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक टेबल है जिसमें आप जहाँ से आप यू को एज्यूम करते हैं कि अगर लेटर सपोज हमने वाटर का कोई सिस्टम लिया है जहाँ पे कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड हमारी वाटर है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो यू एज्यूम कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 भी हो सकती है और 1500 भी हो सकती है। मतलब 800 से 1500 के बीच में आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। तो या तो हम सबसे लोवेस्ट एज्यूम करेंगे या तो सबसे अपर यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एज पर हीट एक्सचेंजर के जो हमारे डिज़ाइन कोड्स हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास स्टेशनरी हेड, शेल टाइप और रियर एंड हेड टाइप्स, इनके रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस है, कोडिंग्स हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए दैट वी आर यूजिंग, हम यूज़ कर रहे हैं AEN टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, मतलब उसका जो हेड होगा, फ्रंट हेड, फ्रंट मतलब आगे का पोर्शन वो इस तरीके का होगा। E ये बीच का पोर्शन है जो कि आपका शेल है, और N ये अंत का मतलब पीछे का हिस्सा होगा। तो आप कह लो कि ये जो कोडिंग है वो AEN, मतलब ये 3 पोर्शन को मिला के बनती है। ऐसे BEN भी हो सकता है, BES हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस मतलब कैसा हमारे पास सिनेरियो है, उसके रेस्पेक्ट में हम डिज़ाइनिंग चूज़ करते हैं। तो ये आपको ABCND ये आपको शेल साइड में, ये इसमें फ्रंट एंड पे मिल रहा है। EFGHJKX आपको ये यहाँ पे शेल टाइप में मिल रहा है, और ऐसे ही हमारे पास रियर एंड में मतलब
लास्ट वाले पोर्शन में LMNPSTUW मिल रहे हैं। तो आप किसी भी तीन को जोड़ के आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली हमारे फिक्स ट्यूब शीट है, जो कि आप कह लो कि AES है, वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फ्लोटिंग हेड जहाँ पे आपका बैक पोर्शन है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि शेल एंड ट्यूब क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपने हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में आपने हीट एक्सचेंजर चैप्टर्स में कुछ क्या कहते हैं हीट एक्सचेंजर्स आपने पढ़ रखे हैं, जिसमें यू ट्यूब होगा, आपका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होगा, शेल एंड ट्यूब होगा, स्पायरल होगा, प्लेट हीट होंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। बट हम अगर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो सबसे कॉमन हमारे पास हीट एक्सचेंजर है वो शेल एंड टाइप हम यूज़ करते हैं, शेल एंड ट्यूब। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है कि ये आराम से बन जाता है। दूसरा, सेम जितने बड़े अगर आप वॉल्यूम की बात करें उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो हमें हीट ट्रांसफ़र एरिया जो मिलता है वो हमें सबसे कम मतलब एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। दूसरा, मैकेनिकल लेआउट भी जो है इसका थोड़ा सा अच्छा है, और इसको बनाने के जो हमारे पास टेक्निक्स, फैब्रिकेशन मेथड्स हैं, जो डिज़ाइन प्रोसीजर है, वो भी पहले से जो है बहुत अच्छे से मतलब बने हुए हैं, इस्टेब्लिश है। मतलब वहाँ पे हमें ये पता है कि कब क्या हो सकता है। लिटरेचर सर्वे हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इस फील्ड में, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे शेल एंड ट्यूब एक्चुअली है क्या। शेल आप कह लो, एक डब्बा ले लो, डब्बे में आपने कुछ ट्यूब्स डाल दी, और उस ट्यूब में आप एक साइड का जो आपका ट्यूब है उसमें आप एक फ्लूइड भेज रहे हो, और जो आपका बाहर का पोर्शन है जो ट्यूब के साइड चारों तरफ जिसको कवर कर रखा है, जो कि शेल, उसमें आपने एक फ्लूइड भेज रखा है। मतलब जो फ्लूइड है, दो फ्लूइड A और B की अगर हम बात करें तो एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के बाहर है। तो जो ट्यूब वॉल है वो आपके मेन बाउंड्रीज हैं जो कि अलग अलग कर रही हैं दोनों को। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स भी हैं, उसमें भी कौन कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है फिक्स ट्यूब शीट। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन सबसे सिंपल है, बट इसमें एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आप बंडल को, जो ट्यूब बंडल है आपका, वो आप निकाल नहीं सकते साफ सफाई के लिए। दूसरा ये कि अगर, जैसा कि हमें पता है, कोई भी चीज़ हीट करो तो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, फैलती है। तो अगर आप लेटर सपोज अगर आपने यहाँ पे जो भी मेटल ट्यूब ले रखा है, अगर वो थर्मली एक्सपेंड हो रहा है तो वो जाएगा किधर, क्योंकि आपके दोनों एंड तो फिक्स्ड है, बोल्टेड है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपका एक फिक्स हो जाता है, कि अगर उससे ज़्यादा लिया तो हो सकता है भाई एक एंड से फैलना शुरू करे, दूसरे एंड से फैलने की जगह ही ना मिले, तो आपका वहाँ पे बेंडिंग हो या ब्रेकेज हो जाए। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे एक समस्या आ जाती है, वो ये कि हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रख सकते। सेकंड आता है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्यूब शीट होती है। ये सस्ता भी बहुत है हमारे लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इस फ्लूइड में हम हर तरीके के लिक्विड को नहीं भेज सकते। मतलब ये यहाँ पे आप वही भेज सकते हैं जो कि एकदम क्लीन हो, जहाँ पे फाउलिंग कम से कम हो, मतलब जो थोड़ा बहुत सॉलिड चिपकने लगता है हॉट सरफेस पे। जैसा कि आपने देखा होगा, जब अगर आपने इमर्शन रॉड यूज़ की है तो जब आप गर्म करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद उस मेटल जो भी आपका इमर्शन रॉड है उसके चारों तरफ आपको कुछ सॉलिड स्केल दिखने लगता है। ठीक है, तो वो फॉलिंग या जो कह लो डेड फैक्टर है या जो भी सेटलमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स का जो सरफेस पे होने लगता है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ पे कह लो कि आप उस तरीके का फ्लूइड जिसमें भी ये प्रॉपर्टी हो कि अगर आप हीट कर रहे हैं तो वो हॉट सरफेस पे मतलब सॉलिड पार्टिकल को बैठाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से स्केल फॉर्मेशन हो, तो आप उस तरीके के यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये भी है कि अगर आपने ये यूज़ किया है तो इसमें जो ट्यूब हैं उनको रिप्लेस करना, मतलब उनको बदलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि ये हमें एक चीज़ और देखनी है कि हम एक ट्यूब को के अंदर जब दूसरी ट्यूब को डाल रहे हैं तो वो हमारे अंदर वाली ट्यूब को ख़राब ना करे। तो इस वजह से यहाँ पर कई सारी समस्याएँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये यूज़ हम करते तो हैं बट उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते। दूसरा आ जाता है हमारा इंटरनल फ्लोटिंग हेड। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अगर हम बात करें तो फिक्स ट्यूब शीट और यू ट्यूब, यू टाइप के मतलब जितने भी हैं उनके रेस्पेक्ट में ये बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये भी है कि अगर आपका दो फ्लूइड के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी अगर ज़्यादा है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम और एक बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फाउलिंग फ्लूइड है, मतलब जिसमें सॉलिड सेटल करने की टेंडेंसी हो,
या स्केल फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, आप उस तरीके के लिक्विड को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इनकी साफ सफाई आसान है, तो एक तरीके से कह लें कि अगर हम फिक्स ट्यूब और यू ट्यूब, यू टाइप के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल फ्लोटिंग हेड थोड़ा सा बेहतर है। फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नल फ्लोटिंग हेड की, एक्सटर्नल फ्लोटिंग हेड में क्या है कि आपका जो पोर्शन है शेल के बाहर का, जो वो बाहर से बोल्ट किया होता है, जो मतलब उसमें जॉइंट्स जो है वो बाहर के साइड में। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो शेल साइड से जो फ्लूइड है वो लीक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे हमारे सामने कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं, जैसे कि अगर जो आपका लिक्विड है वो फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील है या जहरीला है, टॉक्सिक है, तो आप उसको शेल साइड में नहीं डाल सकते, वो आपको ट्यूब साइड में ही रखना है। और दूसरा ये कि बोल्टिंग जॉइंट्स जो है वो बाहर के साइड होने की वजह से क्या है कि शेल साइड का जो प्रेशर है वो भी हमारा 20 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फ्लो अरेंजमेंट्स की, फ्लूइड फ्लो अरेंजमेंट्स, तो नॉर्मली हम जो हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ करते हैं वो हमारे 3 तरीके के हैं, पैरेलल, काउंटर और क्रॉस। क्रॉस में भी 2 आ जाते हैं, सिंगल पाथ और मल्टी पाथ। तो आप कह सकते हो कि आप इसी चीज़ को आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो फ्लो अरेंजमेंट है वो 4 है, पैरेलल, काउंटर फ्लो, सिंगल क्रॉस फ्लो और मल्टी क्रॉस फ्लो। तो इस तरीके से आप 4 भी कह सकते हो, 3 भी कह सकते हो, अगर हम सिंगल और मल्टीपल को अगर एक कैटेगरी में अगर हम डाल दें जो कि आपका क्रॉस फ्लो है, तो उसमें अगर हम डाल दें तो 3 ही है हमारे पास। पैरेलल फ्लो में क्या है कि आपके 2 फ्लूइड्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कह लें यहां पे अगर हम देखें, हमारा एक फ्लूइड पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब यहां पे हमारा टेम्परेचर T1 है, यहां पे हमारा टेम्परेचर T2 है, और दूसरा फ्लूइड जो है वो पॉइंट सी से डी की तरफ जा रहा है। ये है आपका फ्लूइड ए, ये है आपका फ्लूइड बी। यहां पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो T3 और T4 है। तो अगर फ्लूइड की अगर हम डायरेक्शन देखें तो दोनों इस तरफ जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो यहां पे इस टाइप के अरेंजमेंट को आप कहेंगे पैरेलल फ्लो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लूइड ए अलग दिशा में जा रहा है और फ्लूइड बी, ये आपका बी है, ये आपका ए है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कहते हैं काउंटर फ्लो, ठीक है। अब काउंटर फ्लो पैरेलल फ्लो में क्या अच्छाई है, क्या कमी है, क्या बेहतरीन है, वो आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन तभी एक छोटा सा ओवरव्यू भी हम बात कर लेते हैं। पैरेलल फ्लो में क्या है कि दोनों हर पॉइंट पे एक दूसरे से थ्रू आउट लेंथ एक ही दूसरे से कांटेक्ट में, तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में जो भी हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी थी वो अंत तक आते आते गिर जाएगी, क्योंकि लेन देन तो तभी होगा ना जब डिफरेंस भी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा लेन देन। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पैरेलल फ्लो में आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते जाते आपकी एनर्जी का जो मतलब हीट ट्रांसफर जो रेट है वो गिर जाएगा। बट यही चीज़ अगर हम क्रॉस फ्लो की बात करें, मतलब आप कह सकते हैं जो चीज़ यहाँ पे थी और ये जब एंट्री कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे एक डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, बट ये पॉइंट फिर यहाँ आएगा और एक फ्लूइड यहाँ है, तो आप कह लो कि हर बार ये नए बंदे से मिल रहा है लेन देन के लिए। और यहाँ पे पैरेलल फ्लो में क्या है, हर बार वो एक ही बंदे से ले रहा है, एक ही बंदे को दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो है उसमें हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, आप जैसे भी वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा यूज करेंगे। फिर लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको ये पता ही होगा डेल्टा टी एल एम हम कैसे निकालते हैं। T1 आपका हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है इनसाइड, मतलब अंदर जाने के लिए, T2 आपका आउटलेट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर है, स्मॉल t1 आपका कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर है और T2 आपका कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो आपका ग्राफ बनता है उसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर लेते हैं हॉट फ्लूइड का इनलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट। तो ये आप कह लो कि यहां पे जब आपने ये देखा तो आप कह सकते हो कि यहां पे हम काउंटर फ्लो की बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एलोकेशन कि सेल साइड में कौन सा फ्लूइड होगा और ट्यूब साइड में कौन सा फ्लूइड होगा, तो अगर वहां पे कोई फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किस फ्लूइड को हम ट्यूब साइड में भेज सकते हैं और किस फ्लूइड को हम सेल साइड, तो वो हमारे फैक्टर्स हैं कोरोजन, फाउलिंग, फ्लूइड टेम्परेचर, ऑपरेटिंग प्रेशर, प्रेशर ड्रॉप
विस्कोसिटी और फ्लो रेट्स। कोरोजन, अब एक ऐसे समझिए, अगर आप एक बंडल है, शेल एंड ट्यूब को अगर आप कंसिडर कर लें, अगर एक बंडल है तो नंबर ऑफ ट्यूब्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, शेल है। अगर फ्लूइड हमारा बाहर की तरफ होता तो शेल भी खराब हो रहा होता और ट्यूब भी खराब हो रही होती बाहर से, और अगर वही चीज़ हम ट्यूब के अंदर भेज देते हैं तो क्या होगा, सिर्फ ट्यूब में ही हमारे प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पे जो भी कोरोजन की प्रॉब्लम है वो हो रही है, शेल साइड हमारा सेफ है। और ट्यूब रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू शेल के। तो आप ये कह लो कि अगर आप वो फ्लूइड अगर उसमें कोरोजन फॉर्मेशन या कोरोजन की टेंडेंसी है तो उसको हमें ट्यूब साइड में भेजना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी फाउलिंग की अगर हम बात कर लें, शेल साइड के कंपैरिजन में ट्यूब साइड के अंदर मतलब इनसाइड ट्यूब फाउलिंग लिक्विड्स भेजना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही फ्लूइड टेम्परेचर, यहाँ पे जितने भी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्लो रेट्स में को छोड़ के बाकी जितने भी हैं लगभग हम सब में कंसिडर करते हैं कि हमारा अगर ये पैरामीटर्स हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि हम ट्यूब लिक्विड्स को हमेशा ट्यूब साइड भेजें। विस्कोसिटी अगर, हाँ अगर विस्कोसिटी अगर पैरामीटर हाई है बट फ्लो रेट भी बेहतर है तो हम उसको शेल साइड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लें कि ट्यूब्स क्या हैं, कौन सी ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं, शेल क्या है, किस तरीके का यूज़ करेंगे, तो हम उसके बारे में भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो हम छोटी ट्यूब्स का ज़्यादा बेहतर मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, करना पसंद करेंगे। उसका रीज़न है, छोटी ट्यूब है, एक तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका सिस्टम, दूसरा अगर वो छोटी हैं पतली हैं तो आप ये कह लो कि सेम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब लगा लोगे, और जितनी छोटी ट्यूब्स होती हैं वो आपको सस्ती भी पड़ेंगी इन कंपेरिजन। अगर मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो लंबी पाइप्स आपको महंगी पड़ती है इन कंपेरिजन टू छोटे के। बट ये है कि हाँ, अगर बड़ी पाइप्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी पाइप के लिए क्या है कि फाउलिंग फ्लूइड अगर है जिसमें स्केल फॉर्मेशन टेंडेंसी है, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लंबी ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आसानी हो जाती है उसकी साफ सफाई में, स्पेशली बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स का मतलब है आपने उसको झाड़ा या वायर ब्रश का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ठोक पीट के निकाल रहे हैं वैसे। ठीक है, केमिकल मीन्स मतलब आपने कोई एसिड लिया या देखा कि कोई और अगर सॉल्यूशन है जिसमें वो स्केल डिसॉल्व करके आराम से आप रिमूव कर सकते हो, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा ये कि ट्यूब थिकनेस हम कैसे डिसाइड करेंगे। ट्यूब थिकनेस मतलब इनसाइड आउटसाइड डाया, वॉल थिकनेस, इन सारे पैरामीटर्स को लेते हुए हम कैसे डिसाइड करते हैं। उसका भी जो पैरामीटर है वो ये कि पहली बात तो हमें 1.2 mm कम से कम लेना ही लेना है, क्योंकि हमें इन साइड में मतलब जैसे ट्यूब साइड में जो भी फ्लूइड बह रहा है उसकी वजह से जो भी प्रेशर फॉर्मेशन होगा उस प्रेशर को झेलने के लिए उसके बाद मजबूती होनी चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ट्यूब थिकनेस को भी हम इस तरीके से लेते हैं कि इनसाइड फ्लूइड जो भी बह रहा है उसका प्रेशर झेलने की उसके पास काबिलियत हो। और वो काबिलियत के साथ साथ हमें एक चीज़ और देखनी होती है, कोरोजन, कि कितना जंग लगेगा, कितना मेटल जो है हमारा लॉस होगा, कितना बेकार हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि हमें कोरोजन अलाउंस भी देना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटसाइड डाया है, यहाँ पे आपका 1.2 मिनिमम है, फिर ये 1.6 वॉल थिकनेस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2.6 है, यहाँ पे 3.2 है। ये डिपेंड करता है किस पे कि आपने आउटसाइड डाया क्या ले रखा है पाइप का। और हमारे पास मार्केट में जो ट्यूब्स अवेलेबल होती है हम उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो मार्केट में हमारे पास जो अवेलेबल है पाइप्स वो होती हैं 6, 8, 12, 16, 20, 24, ये फिट की लंबाई में है। और यही हमारे पास जो है मार्केट में जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है जो मिलती हैं आपको वो ये साइज़ हैं। तो इसमें से भी हम देखते हैं कि हमें कौन से हमारे पर्पस के लिए सुटेबल होंगी। दूसरा एक चीज़ और है, अगर हमारे पास लेटर सपोज अगर हमारे पास लंबाई है बट चौड़ाई नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सेम एरिया के लिए हम लंबी पाइप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा डाया कम हो जाएगा। अगर वही हम कहें कि हमारे पास लंबाई नहीं है बट डाया है तो हम क्या करेंगे छोटी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा डाया तो हम कवर कर लें और लेंथ में भी हम कवर कर लें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एरिया कितना अवेलेबल है जहाँ पे हमें लगाना है। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है अगर लॉन्गर ट्यूब की अगर हम बात करें तो अगर शेल डाया कम हो रहा है मतलब आपका जो मेटल क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो कम हो रही है। इन शॉर्ट आप कह लो कि आपका हीट एक्सचेंजर जो है वो सस्ता पड़ेगा इन कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अरेंजमेंट्स की
कि हमारे ट्यूब्स को हम अरेंज कैसे करते हैं हीट एक्सचेंजर्स के अंदर। तो हमारे पास ये 3 पैटर्न है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जिसमें से एक है ट्रायंगुलर, फिर एक है स्क्वायर और ये एक है रोटेटेड स्क्वायर। हम ये 3 पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं हीट एक्सचेंजर्स में अपनी ट्यूब को प्लेस करने के लिए। और इन तीनों का जो फायदा है वो क्या है कि अगर हम ट्रायंगुलर या रोटेटेड स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगा, जो कोफिशिएंट्स हमारे आएंगे वो ज़्यादा बेहतर आएंगे। ठीक है, तो आप कह लो कि मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रायंगुलर और रोटेटेड स्क्वायर है। बट यहाँ पे एक समस्या फिर आ जाती है कि हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम किसको यूज़ करें। हम ट्रायंगुलर करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, रोटेटेड स्क्वायर करेंगे। दूसरा एक फैक्टर और है जिसके बेसिस पे हमें चूज़ करना पड़ता है, वो होता है कि हमारे फ्लूइड में फाउलिंग टेंडेंसी है कि नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा स्केल फॉर्मेशन बिहेवियर का है तो हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा कि भाई हमें फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी, शॉर्ट पीरियड पे, बहुत कम समय में, जैसे आप कह लो कि वैसे हम नॉर्मली मेंटेनेंस अगर कर रहे हैं 3 से 4 महीने में, तो अगर वो हैविली फाउलिंग फ्लूइड है तो हो सकता है हमें हर महीने, हर दूसरे महीने में हो सकता है उसके मेंटेनेंस के ऊपर जाना पड़े। तो मेंटेनेंस अगर जाना है तो आपको स्पेसिंग भी इस तरीके से रखनी होगी कि आप उसकी साफ़ सफाई आराम से कर सको। और लेटर सपोज अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ही ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर होगा कहाँ पे, या तो सेल के अंदर के साइड में होगा, या तो ट्यूब के बाहर के सरफेस पे होगा, या तो ट्यूब के अंदर के सरफेस, तो जो भी पोर्शन है वहाँ पे साफ सफाई के लिए आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, आपको चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है कि आप जो ट्यूब अरेंजमेंट है आप उस पर भी फोकस करोगे। फिर हम बात करते हैं ट्यूब साइड पास। तो जैसे कि आपने हीट एक्सचेंजर, जब आपने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ा था तो आपने वहाँ पे 11, 12, 24, 2 मतलब 416, 48 ऐसे आपने पढ़े थे। तो वहाँ पे वो क्या थी, वो 11 क्या था, 12 क्या था। तो जब हम 11 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं, मतलब 1 पास इन शेल साइड एंड 1 पास इन ट्यूब साइड। तो जितने ज़्यादा आप पास बढ़ाते जाएंगे आपका डाया भी अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा। रीज़न है क्योंकि जब आप पास बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप पास का यूज़ करेंगे तो उतने ज़्यादा पास के लिए आपको वहाँ पे अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। आपको ट्यूब का अरेंजमेंट, आप कितनी, हर पास में कितनी स्पेस देंगे, तो आपका कुछ स्पेस ऐसा भी होगा जो उस शेल के अंदर में जो आपको खाली भी रखना है, ताकि आप अरेंजमेंट अगले सिस्टम के लिए पार्टीशन बना सकें, पार्टीशनिंग कर सकें। उसमें जो है जगह जगह पे आप कह लो कि आप बंटवारा कर सको एरिया का, कि आपके नंबर ऑफ पास जो आपने चूज़ किया है वो आप दे सको। और नंबर ऑफ पास देते समय में एक चीज़ और देखनी होती है कि हमारा ट्यूब साइड का फ्लूइड वेलोसिटी जो है, उस वेलोसिटी में हम जो है मतलब छेड़खानी हमारे ना, ऐसा ना हो कि हमने नंबर ऑफ पास बढ़ा दिए और हमारा जो ट्यूब साइड का जो फ्लूइड है और शेल साइड के जो फ्लूइड है उनकी वेलोसिटी की हमने बैंड बजा ली। तो उससे क्या होगा, जब अगर आप वेलोसिटी अगर कम कर रहोगे मतलब आपका मास फ्लो रेट कम होगा, मास फ्लो रेट कम होगा मतलब आपकी हीट एक्सचेंजर की जो ड्यूटी है वो कम हो जाएगी, हीट ड्यूटी। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आप बात करें हीट ट्रांसफर की, वो घट जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब शेल क्या है, शेल के अंदर चीज़ें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो शेल की अगर हम बात करें तो शेल क्या है, सिंपली आपके उस ट्यूब बंडल को, जो भी आपने ट्यूब्स यूज़ किए हैं, जो भी आप फ्लूइड दे रहे हैं, उस ट्यूब बंडल के सराउंडिंग का जो पोर्शन है, चारों तरफ से जो घेरे हुए है, जिसको आप कह लो कि आपने फोल्ड कर रखा है, जैसे आप कॉपियों को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो शेल क्या है, शेल मतलब ट्यूब का जो कवर है। ठीक है, अब उस ट्यूब के कवर को हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो हमारा डिसाइड होता है कि हमारा ट्यूब शीट लेआउट, मतलब उस ट्यूब को बनाते समय कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स हमने लगाई और उसके बेसिस पे हमारा बंडल का डाया कितना हुआ, उसके बेसिस पे डिपेंडेंट होगा। और दूसरा, हमने कितने नंबर ऑफ ट्यूब पासेस दिए हैं, क्योंकि जितना हम नंबर ऑफ पास देंगे मतलब हमें उतनी बार हर बार थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है बांटनी पड़ेगी फ्लूइड को ट्रैवल कराने में, नंबर ऑफ पास देने के लिए। और उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है NT = K1 dV/DO की पावर N1। और NT क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्यूब्स, DV हमारा क्या है, बंडल डाया, जो भी हमारा ट्यूब का बंडल है, और DO क्या है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा ट्यूब का आउटसाइड डाया।
अब डीबी को निकालने के लिए अगर निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर ये हमारे जो K1 और N1 है, ये हमारे कुछ ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि हमें प्रीवियस जो भी लिटरेचर सर्वे उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, जो कि आप कह लो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हमने ट्रायंगुलर पिच ली, PT इक्वल टू 1.25 डी नॉट रखा, ट्यूब पिच मतलब आउटसाइड डाया का 125%, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जब हम पास डिसाइड करते हैं, उस पास के रेस्पेक्ट में हमारे पास K1 और N1 की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पास लिया। अगर आपने 1-1 लिया है, 1-2 लिया है, 2-4 है, 2-6 है, 8 है, वो जैसा भी होगा उसके बेसिस पे आपको